जय हिंद साथियों, मेरा नाम है शुभम और आज हम मेडिवल हिस्ट्री के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक मुगल के सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लाए हैं जो पेपर में बार बार डिबेट हो रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। ठीक है, फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है मुगल कालीन प्रशासनिक व्यवस्था में परगना का सही अर्थ क्या है। आपको इसका सही आंसर देना है। तो मुगल कालीन प्रशासन में परगना का सही अर्थ क्या है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों एक बड़ा प्रशासनिक मंडल जिसमें कई गाँव शामिल थे। ठीक है, एक बार इसका एनालिसिस पढ़ लेते हैं कि यह मुगल प्रांतों सूबों के भीतर एक प्रशासनिक मंडल था जो सरकार और गांवों के बीच की इकाई थी। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट इसका फैक्ट है परगना स्तर पर आमिल गुजार, राजस्व और फौजदार कानून व्यवस्था जैसे अधिकारी होते थे। परगना का विस्तार से वर्णन आयन अकबरी में मिलता है। ठीक है, आपको इसका आंसर देना है कि आयन अकबरी किसने लिखी है। ठीक है, और किस भाषा में। अब आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है हमारा मुगल राज द्वारा ली जाने वाली भेंट जिसे पेशकश कहा जाता था उसका सटीक विवरण क्या है। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपको देना है। इसका सही आंसर है बी नंबर का, शाही दरबार में उपहार के रूप में दी जाने वाली वस्तुएं जिसको क्या कहा जाता है, पेशकश। ठीक है, एक बार इसका एनालिसिस पढ़ लीजिए। यह एक अनिवार्य कर से भिन्न था और अक्सर नगद या बहुमूल्य रत्नों के रूप में होता था। असम के अहोम राजा भी मुगलों के साथ संधियों के दौरान पेशकश देते थे। ठीक है, पेशकश क्या होता है, नॉर्मल सा, जब कोई राजा मुगल सम्राट से मिलने जाता था उसको लिए उपहार ले जाता था, उसको पेशकश बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन है पायक शब्द मध्यकालीन भारत में किस राज्य से संबंधित था और उसका मुख्य अर्थ क्या था। ठीक है, आपको इसका आंसर देना। तो इसका सही आंसर है अहोम राज्य, सेना सेवा देने वाले लोग। ठीक है, इसको पायक कहते थे। ठीक है, एक बार एनालिसिस पढ़ लेते हैं। ये अहोम राज्य से संबंधित था। ये लोग थे जिन्हें जमीन के बदले सैन्य के नागरिक सेवा देनी पड़ती थी। ठीक है, यह अहोम की सैन्य प्रणाली का एक आधार था और एक प्रकार की अनिवार्य स्वयं सेवा थी। ठीक है, श्रम की आवश्यकता के अनुसार पायकों का स्थानांतरित किया जाता था। ठीक है, आपको ये भी याद करना है कि अहोम राज्य बोलते थे असम को। ठीक है, उस टाइम पे। अब आते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन में। फोर्थ क्वेश्चन है आयन अकबरी के तीसरे भाग मुल्क आबादी में कितने मुगल प्रांतों का विस्तार से विवरण मिलता है। इसका आंसर देना है कि मतलब जो आयन अकबरी है उसका जो तीसरा भाग मुल्क आबादी, उसमें कितने सूबों का उल्लेख है। तो इसका सही आंसर है 12। कितने सूबे हैं दोस्तों, 12 सूबों का उल्लेख है इसके तीसरे भागों में। सूबों प्रांत हैं। ठीक है, यह अबुल फजल द्वारा लिखित है। क्या, आयन अकबरी। किसने लिखा है, अबुल फजल। और ये अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक थे। इसमें 12 मुगल प्रांतों की प्रशासनिक सेवा और 32 जंगई का विस्तार से वर्णन मिलता है। ठीक है, अकबर के शासन के अंतर प्रांतों की संख्या 15 हो गई थी, लेकिन मुल्क आबादी में 12 का ही वर्ण है। ठीक है, 12 का वर्ण है आयन अकबर के तीसरे पार्ट में। अब आते हैं अपने पांचवें क्वेश्चन पे। पांचवा क्वेश्चन है मुगल भू राजस्व प्रणाली के संदर्भ में जमा और हासिल शब्दों का सही अर्थ क्या है। आपको इसका सही आंसर बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो जमा है निर्धारित रकम। ठीक है, जमा बोलते हैं, और हासिल मतलब वास्तविक वसूली, मतलब कितनी वसूली होना है सामने वाले से, उसको हासिल बोलते थे। ठीक है, एक बार इसका एनालिसिस आप पढ़ लीजिए। यह एक निर्धारित रकम थी जो सैद्धांतिक रूप से वसूली की जाती थी। यह वास्तविक रूप से वसूली की गई रकम थी। ठीक है, हासिल दोनों बीच का अंतर प्राकृतिक आपदाओं या विद्रोह कारण आता था। ठीक है, राजस्व अधिकारियों का प्रदर्शन मूल्यांकन हासिल की तुलना जमा से करके किया जाता था। इसका 6वां क्वेश्चन पर आते हैं। 6वां क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पेपर में आया हुआ है। ठीक है, कि मुगल काल में भू राजस्व प्रणाली के तहत कर्णकूट का अर्थ क्या था। कर्णकूट का अर्थ आपको बताना है। ठीक है, इसका सही आंसर बता दें। इसका सही आंसर अनाज का अंदाजा लगाना। अनाज का जो अंदाजा मतलब कितना अनाज है उसको कर्णकूट कहते थे। ठीक है, एक बार पढ़ लीजिए कि यह फसल के रूप में राजस्व उगाने का एक तरीका था जिसका अर्थ है खेत में खड़ी फसल को देखकर उपज का अंदाजा लगाना। अब एक और शब्द है बावली। बावली भी दूसरा तरीका था जिसका अर्थ होता है बटाई। ठीक है, उपज का वास्तविक बंटवारा, मतलब आपस में बांट लिया जाता था। और ये दोनों तरीके जिन्स के रूप में राजस्व संग्रह के लिए उपयोग किए जाते थे। मतलब क्या होता है, जब किसानों से जो वसूली होती थी मतलब राजस्व की, तो उसका एक तरीका है कर्णकूट, मतलब जैसे सामने फसल है खेत में उसका अंदाजा लगाना मोटा मोटा। ठीक है, अब आते हैं 7वां क्वेश्चन पे। 7वां क्वेश्चन है तंबाकू का पौधा सर्वप्रथम पुर्तगालियों द्वारा भारत के किस क्षेत्र में लाया गया। आपको ये आंसर बताना है। तंबाकू आपको बताना है। तंबाकू अपनी इंडिया की फसल नहीं है, विदेश से आई है और पुर्तगाली अपने साथ लाए थे। तो इसका सही आंसर बताना दक्कन।
ठीक है, कहाँ लगाया गया सबसे पहले? दक्कन वाले क्षेत्र में। ठीक है, एक बार इसका एनालिसिस पढ़ लेते हैं। तंबाकू का आगमन, यह पौधा सबसे पहले पुर्तगालियों द्वारा 17वीं सदी की शुरुआत में दक्कन पहुंचा। ठीक है, मुगल बादशाह जहांगीर ने 1617 में इसके बढ़ते प्रयोग पर चिंता जताती पाबंदी लगाने का प्रयास किया। इसने जहांगीर, ठीक है, जहांगीर को ही सलीम बोला जाता था। ठीक है, 17वीं सदी के अंदर तंबाकू पूरे भारत में एक मुख्य नकदी फसल बन गया। ठीक है, अब आते हैं अपने 8वें क्वेश्चन पे। 8वां क्वेश्चन भी पेपर के पर्पज से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह अकबर के काल में वह अधिकारी कौन था जिसका जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना था कि प्रांतों में राज्य के नियम कानून का पालन हो रहा है? ठीक है, तो इसका आंसर आपको देना है, किसका काम था ये? तो इसका सही आंसर है आमीन। आमीन का काम था क्या? कि नियम कानून सही रूप से लागू हो रहे हैं, नहीं हो रहा उनका पालन। एक बार इसका एनालिसिस पढ़ लेते हैं। आमीन एक राजस्व अधिकारी था जिसका मुख्य कार्य राज्य के नियम कानून का पालन सुनिश्चित करना था, राजस्व निर्धारण में सहायता करता था। ठीक है, दीवान पूरे राज्य की वित्तीय व्यवस्था का प्रमुख दीवान होता था। मीर वक्त से सैन्य प्रशासन और मनसबदारों की जांच का प्रभारी। ठीक है दोस्तों, जो एक क्वेश्चन है जो मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लाया हूँ, इसमें 3-4 फैक्ट हैं और ये हमेशा पेपर में बहुत बार आए हुए हैं, जैसे दीवान शब्द, मीर वक्त से, और ऐसे ही सारे क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो बार बार पेपर में रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, आप चाहे स्टेट PSCS की बात कर रहे हो, चाहे SSC, चाहे बैंकिंग, चाहे MP पुलिस, चाहे UP पुलिस, तो सब में ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं और हिस्ट्री के काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आते हैं हम अपने 9वें क्वेश्चन पे। 9वां क्वेश्चन है मुगल भू राजस्व के संदर्भ में, मुगल भू राजस्व के संदर्भ में जिन्स एक कामिल शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर मैं बता देता हूं दोस्तों, इसका सही आंसर है उत्तम गुणवत्ता वाली नगदी फसलें। ठीक है, जिसको जिन्स से कामिल उत्तम गुणवत्ता वाली नगदी फसलों कहा जाता था। ठीक है, एक बार इसका एनालिसिस पढ़ लेते हैं। जिन्स से कामिल का इसका अर्थ है पूर्ण फसलें, मतलब सर्वोत्तम फसलें। ये वे उत्तम नगदी फसलें थी जिनसे राज्य को सर्वाधिक राजस्व मिलता था। ठीक है, इसका फर्स्ट फैक्ट है इन फसलों में मुख्य रूप से कपास और गन्ना शामिल थे। उस टाइम पे मुख्य रूप से कपास और गन्ना होते थे। इन फसलों पर अन्य फसलों की अपेक्षा उच्च दर से कर लगाया जाता, मतलब इसमें करों की दर भी उच्च थी। आपको एक और क्वेश्चन का आंसर देना कि अकबर के समय भू राजस्व कितने प्रतिशत था? इसका आंसर आपको देना है। ठीक है, अब आते हैं अपने 10वें क्वेश्चन पे। 10वां क्वेश्चन है मुगल काल में जिन खेतीहारों की जमीनें उसी गांव में होती थी जहां वे रहते थे उन्हें क्या कहा जाता था? इसका सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है खुद कास्त। खुद कास्त, क्या आंसर है? खुद कास्त है। ठीक है, एक बार एनालिसिस पढ़ लेते हैं। खुद कास्त वे किसान जो उन्हीं गांवों में रहते थे जिनमें उनकी भी जमीन थी। ये सामान्यतः अधिक मजबूत स्थिति में होते थे। ठीक है, एक है पही कास्त। पही कास्त वे किसान जो दूसरे गांवों से ठेके पर खेती करने आते थे उनको क्या बोलते हैं? पही कास्त। और रैयत और मुजरियान किसानों के लिए प्रयोग की जाने वाली सामान्य फारसी शब्द है रैयत। तो ये बाद में एक प्रथा थी रैयतवाड़ी, तो रैयत का किसान ही है। ठीक है, अब आते हैं 11वां क्वेश्चन पे। 11वां क्वेश्चन है बावननामा में किस प्रकार की सिंचाई प्रणाली का वर्ण मिलता है? इसका आंसर आपको देना है कि बावननामा में, और बावननामा किसने लिखी थी ये आपको जरूर बताना है क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका सही आंसर बता देता हूँ। इसका सही आंसर राहट। ठीक है, राहट का उल्लेख है किसमें? बावननामा में। एक बार इसका एनालिसिस पढ़ लेते हैं। बावननामा बाबर द्वारा लिखित आत्मकथा है तुजुक बाबरी। ठीक है, और बावननामा राहट का प्रयोग करके किसानों करके सिंचाई का वर्णन मिलता है। ठीक है, आपको राहट बताना है कि गांवों में आज भी राहट से सिंचाई होती है या नहीं होती है। मुगल काल में नहरें भी महत्वपूर्ण थी, विशेषकर शाहजहां के काल में शाह नहर का निर्माण हुआ था। ठीक है, शाह नहर किसके काल में हुआ था? शाहजहां के काल में। ठीक है, अब आते हैं 12वां क्वेश्चन पे। 12वां क्वेश्चन है आपके सामने अकबरनामा की रचना कितनी जिल्दों में की गई थी और तीसरी जिल्द किस नाम से जानी जाती है? इसका आपको आंसर देना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर तीसरी जिल्द को आईने अकबरी कहा जाता है। किसको? आईने अकबरी। ठीक है, इसका ही सही आंसर है बी नंबर का। ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं। अकबरनामा इसकी रचना अबुल फजल ने 3 जिल्दों में की थी, मतलब 3 पार्ट में हुई थी इसकी रचना। ठीक है, पहली जिल्द 2 जिल्दों में ऐतिहासिक घटना है, तीसरी जिल्द को आईने अकबरी कहा जाता है जो शाही नियम कानून का सारांश है। ठीक है, अब आते हैं अपने 13वां क्वेश्चन पे। 13वां क्वेश्चन है 7वीं सदी में
17वीं सदी की कृषि आंदोलन के संदर्भ में आमतौर पर किसानों के गुस्से का शिकार कौन होते थे, इसका आंसर देना है। तो इसका आंसर है राज्य के राजस्व अधिकारी। इसका आंसर सी नंबर का है सही आंसर। ठीक है, वह एनालिसिस पढ़ लेते हैं कि 17वीं सदी में मुगल साम्राज्य में कई कृषि विद्रोह हुए, जैसे जाट और सतनामी। इतिहासकार मानते हैं कि कठोर राजस्व वसूली के कारण राज्य के राजस्व अधिकारी जैसे आमिल गुजार किसानों के गुस्से का मुख्य शिकार होते थे। अक्सर जमीनों को इन विद्रोह में किसानों का समर्थन मिलता था जो राज्य के खिलाफ होते थे। ठीक है, अब आते हैं 14वें क्वेश्चन पे। 14वां क्वेश्चन है, मुगल कालीन ग्रामीण समाज में मिल्कियात शब्द का अर्थ क्या है, इसका सही आंसर आपको बताना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है बी नंबर का, जमींदारों की व्यक्तिगत स्वामित्व वाली जमीन है। ठीक है, मतलब जो बड़े जमींदार है उनकी जमीनों को बोलते थे मिल्कियात। ठीक है, इसका ये सही आंसर है। एक बार एनालिसिस आप पढ़ लेते हैं। मिल्कियात इसका अर्थ संपत्ति है, मुख्य रूप से जमींदारों की व्यक्तिगत स्वामित्व वाली जमीनों के लिए प्रयोग होता है। जमींदार अपनी मिल्कियात को जमीन पर स्वयं या मजदूरों से खेती करवाते थे। मिल्कियात जमीनों का बेचा या गिरवी रखा जा सकता था, जिससे ग्रामीण मौद्रीकरण को बढ़ावा दिया। ठीक है, अब आते हैं अपने 15वें क्वेश्चन पे। 15वां क्वेश्चन है हमारा, मुगल काल में मीर वक्ती का कार्यालय किस विभाग से संबंधित था, इसका अपन ने ऊपर भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर सैन्य प्रशासन और मनसबदारी। ठीक है, ये पावरफुली पद था सबसे ज्यादा मीर वक्ती, सेना का प्रमुख। ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं। मुगल कालीन प्रशासन में सैन्य विभाग का प्रमुख था मीर वक्ती। मनसबदारों की नियुक्ति उनकी वेतन पर्ची और सैन्य उपकरणों की जांच के लिए प्रयोग की जाती थी। ठीक है, वह दरबार में बादशाह के पास खड़ा होता था और सैन्य मामलों की देखरेख करता था। ठीक है, अब आते हैं अपनी 16वां क्वेश्चन पे। 16वां क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जमींदारी प्राप्त करने के संदर्भ में मध्यकाल में कौन से तरीके कानून रूप से वैध थे, इसका सही आंसर देना है। तो इसका सही आंसर है आपको देना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर बता देता हूँ। इसका सही आंसर है डी नंबर का, चारों सही है इसके आंसर। मतलब नई जमीनों को बसाकर, ये बिल्कुल सही आंसर है। अधिकारियों को हस्तांतरण के जरिए, राज्य के आदेश से और खरीद कर, इसका चारों आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, इसको एक बार आप पढ़ लेना। अब आते हैं अपने 7वें क्वेश्चन पे। 7वां क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी किस वर्ष प्राप्त कर ली गई, इसका सही आंसर आपको देना है। तो इसका जो सही आंसर है वो मैं बता देता हूँ। इसका सही आंसर है डी नंबर का, 1765 में। ठीक है, क्या हुआ था 1764 में बक्सर की लड़ाई हुई थी, उसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी। उसके बाद उन्होंने इलाहाबाद की संधि की थी। ठीक है, मुगल बादशाह से, तो उन्हें बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी राइट्स मिल गए थे। ठीक है, दीवानी अधिकार 1765 में इलाहाबाद की संधि के बाद मुगल सम्राट शाह आलम सेकंड, किसने, शाह आलम सेकंड ने कंपनी की दीवानी सौंप दी। ठीक है, यह अधिकार बक्सर के युद्ध में कंपनी की जीत का सीधा परिणाम था। दीवानी प्राप्त करने से कंपनी इन क्षेत्रों की वास्तविक वित्तीय नियंत्रक बन गई। ठीक है, अब आते हैं अपने 18वें क्वेश्चन पे। 18वां क्वेश्चन है, आईन अकबरी के लेखक का मुख्य उद्देश्य क्या था, इसका आंसर आपको देना है। तो इसका आंसर है बी नंबर का, क्या है, राजस्व साम्राज्य का एक ऐसा खाका पेश करना जहां मजबूत सत्ताधारी वर्ग सामाजिक मेलजोल बनाकर रहता हो। ठीक है, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, अबुल फजल इसके लेखक हैं, ये पता ही है, वो 3 भागों में लिखा गया था। अब आते हैं 19वां क्वेश्चन। 19वां क्वेश्चन है, मुगल काल में किस प्रकार की जमीन को लगातार खेती के लिए खाली नहीं छोड़ा जाता था और इसे सबसे अच्छी माना जाता था। मतलब मुगल काल में जो सबसे अच्छी जमीन थी उसको क्या बोलते थे, इसका सही आंसर है पोलज। ठीक है, पोलज जमीन। ठीक है, वह पढ़ लेते हैं। यह सर्वोत्तम जमीन थी जिस पर हर साल खेती होती थी और कभी खाली नहीं छोड़ी जाती थी। अब बोलते हैं प्रतिभूमि। प्रतिभूमि वह जमीन जिसे उर्वरता पुनः प्राप्त करने के लिए कुछ दिनों या सालों के लिए खाली छोड़ दिया जाता था। ठीक है, और बंजर वह जमीन जिस पर 5 या अधिक वर्षों से खेती नहीं हुई हो, तो वो है बंजर। ठीक है, मतलब जमीन को एक बांट दिया था 3 भागों में। पहला है पोलज, फिर है परती, उसके बाद है बंजर। ठीक है, इसमें मतलब हर साल खेती होती थी, इसमें कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया जाता है, बंजर में होती नहीं थी। ठीक है, अब आते हैं अपने 20वें क्वेश्चन पे। 20वां क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है, मुगल कालीन कृषि समाज में महिलाओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, आपको सही नहीं है बताना है। तो इसमें सही सी नंबर का बिल्कुल सही आंसर है, तलाकशुदा और विधवा महिलाओं को कानून शादी करने की अनुमति नहीं थी। ठीक है, ये सही नहीं है। ठीक है, बाकी तीनों कथन सही हैं। ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं कि तलाकशुदा विधवा दोनों ही महिलाओं को कानूनन शादी करने की अनुमति थी।
ठीक है। ग्रामीण समाज में श्रम की आवश्यकता के कारण उन्हें अधिकार प्राप्त थे। ठीक है। बंगाल और राजस्थान जैसी जगह पर महिलाएं जमींदार पाई जाती थी। बुवाई, निराई और कटाई जैसे कृषि कार्यों में महिलाओं को श्रम भागीदारी बहुत अधिकार थे। ठीक है। अब आते हैं दोस्तों, एक आपके लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट में आंसर करना है कि मुगल साम्राज्य की आधिकारिक भाषा क्या थी, जिसका उपयोग दरबार और प्रशासन रिकॉर्ड रखने के लिए किया जाता है। इसका आंसर आपको देना है और साथ में ये मेंशन करना है कि फारसी भाषा में कौन कौन सी बड़ी ग्रंथों की रचना हुई है। ठीक है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।